मध्यकालीन भारत के इतिहास में अगर किसी एक घटना ने सबसे गहरे और भयानक घाव छोड़े हैं तो वो है 1398 का तैमूर का आक्रमण। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे उसी दौर में चलेंगे और जानेंगे उस सैन्य अभियान के बारे में जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आज हम इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझने वाले हैं। कैसे समरकंद से एक बड़ा खतरा उठा, तैमूर के आक्रमण के असली इरादे क्या थे, कितनी तेजी से वो दिल्ली की तरफ बढ़ा, फिर दिल्ली का पतन कैसे हुआ और अंत में इस सब के वो खौफनाक नतीजे क्या रहे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। समरकंद से आया खतरा और इस आक्रमणकारी की असल जड़ें कहाँ थीं? अगर हमें इस कहानी को समझना है तो हमें आज के उज़्बेकिस्तान यानी समरकंद शहर की तरफ देखना होगा। वहां का शासक था तैमूर, जिसे अक्सर इतिहास में तैमूर लंग भी कहा जाता है। एक बेहद ताकतवर और अजेय राजा। उसे अपने दरबारियों से भारत की अपार धन दौलत के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला था, और सच कहूं तो इसी अकूत दौलत के लालच ने इस पूरे आक्रमण की नींव रखी थी। अब आते हैं दूसरे अहम बिंदु पर। आखिर इस आक्रमण को लेकर तैमूर के खुद के घोषित उद्देश्य क्या थे? आइए इसे उसी के शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। उसकी अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-तैमूरी में उसने साफ लिखा है कि उसका मकसद सिर्फ भारत की दौलत लूटना नहीं था, बल्कि काफिरों के खिलाफ एक पवित्र युद्ध छेड़ना भी था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक विडंबना है। जरा सोचिए, जिस दिल्ली सल्तनत पर उसने ये तथाकथित पवित्र युद्ध छेड़ा, वो तो खुद एक मुस्लिम राजवंश तुगलक वंश के ही अधीन थी। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये कोई धार्मिक युद्ध था ही नहीं। इसके पीछे का असली मंतव्य महज सत्ता और बेहिसाब दौलत की भूख थी। तीसरे चरण में हम देखेंगे कि दिल्ली की ओर उसका विजय का मार्ग कैसा रहा और कैसे ये सुदूर खतरा एकदम से दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। इस अभियान की जो सबसे हैरान करने वाली बात थी, वो थी इसकी रफ्तार। अप्रैल 1398 में समरकंद से निकलने के बाद तैमूर की सेना ने किसी तूफान की तरह मुल्तान, भटनेर, दीपालपुर, सिरसा और कैथल जैसे इलाकों को बहुत तेजी से रौंद डाला। मतलब इतनी तेजी से आगे बढ़े कि दिसंबर 1398 तक ये विशाल सेना दिल्ली से महज 6 मील दूर यमुना नदी के किनारे आ खड़ी हुई, एकदम पलक झपकते ही। अब बात करते हैं चौथे चरण की, दिल्ली का पतन और वो निर्णायक संघर्ष जिसे अब किसी भी हाल में टाला नहीं जा सकता था। 17 दिसंबर 1398 का दिन। एक तरफ समरकंद का शक्तिशाली राजा तैमूर और दूसरी तरफ दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक और उनके वजीर मल्लू इकबाल। ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी, लेकिन इसका नतीजा दिल्ली के लिए बेहद विनाशकारी रहा। सुल्तान की सेना इस भयंकर आंधी के आगे टिक नहीं सकी। नौबत ये आ गई कि सुल्तान और उसके वजीर दोनों को ही अपनी जान बचाकर अपनी राजधानी छोड़कर भागना पड़ा। अब यहाँ से कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। जीत के बाद क्या हुआ? सुल्तान को हराने के बाद विजेता तैमूर दिल्ली में दाखिल हुआ और वो पूरे 15 दिनों तक शहर की सीमा के भीतर ही रुका रहा। लेकिन ये कब्जा कोई शांतिपूर्ण कब्जा नहीं था। विदेशी सैनिकों की लूटपाट और बदसलूकी से तंग आकर दिल्ली के स्थानीय नागरिकों ने आखिरकार विद्रोह कर दिया। उन्होंने पलटवार किया और इसका नतीजा, तैमूर इस कदर आग बबूला हो गया कि उसने गुस्से में एक सुनियोजित और बेहद निर्मम नरसंहार का सीधा आदेश दे दिया। उसकी सेना एक एक घर में घुसी और लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। पूरे 5 दिनों तक, जी हाँ, लगातार 5 दिनों तक दिल्ली की सड़कों और घरों में ये दिल दहला देने वाला कत्लेआम बिना रुके चलता रहा। ये दिल्ली के इतिहास का शायद सबसे काला अध्याय था। और इस सब के बाद आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, इस भयानक बर्बादी के विनाशकारी परिणाम, जब एक पूरी की पूरी राजधानी वीरान हो गई। उन 5 दिनों के नरसंहार के बाद हमेशा चहल पहल वाली दिल्ली एक बंजर शमशान बन चुकी थी। अकबर के समय के मशहूर इतिहासकार बदायूनी ने उस भयानक तबाही का जिक्र करते हुए लिखा है कि हिंसक पशुओं और चीलों ने जितना हो सकता था उन लाशों को खाया। जरा कल्पना कीजिए उस मंजर की। प्रकृति खुद इंसानों की लाशें साफ कर रही थी, क्योंकि उन्हें दफनाने वाला वहां कोई इंसान बचा ही नहीं था। ऐतिहासिक दस्तावेज इस त्रासदी की गहराई को और बढ़ा देते हैं। वो बताते हैं कि पूरे 2 महीनों तक दिल्ली की सड़कों पर लाशें बिना किसी अंतिम संस्कार के बिल्कुल लावारिस पड़ी रहीं। ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है।
अब जाहिर सी बात है, जब हालात इतने अमानवीय होंगे तो बीमारियां फैलेंगी ही। सड़ती हुई लाशों और भयानक गंदगी की वजह से पूरे शहर में भयंकर महामारी और प्लेग फैल गया। जो थोड़े बहुत बदनसीब नागरिक उस नरसंहार से किसी तरह बच निकले थे, वो इस महामारी का शिकार होकर मारे गए। अंततः दिल्ली पूरी तरह से वीरान और खामोश हो गई। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। दिल्ली को पूरी तरह बर्बाद करने के बाद जब तैमूर वापस लौट रहा था, तब भी उसने तबाही का ये सिलसिला नहीं रोका। अपनी वापसी के सफर में उसकी सेना ने हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू पर भी भयानक हमले किए और वहां भी जमकर लूटपाट और लोगों का नरसंहार किया। अगर हम इस पूरे टाइमलाइन को एक साथ देखें, दिसंबर 1398 में दिल्ली की भयानक लूट, फिर 1399 की शुरुआत में उत्तर के पहाड़ी इलाकों में हमले और आखिरकार मार्च 1399 में तैमूर ने सिंधु नदी पार की और वापस अपने शहर समरकंद लौट गया। ये अभियान आया और चला गया एकदम बिजली की गति से, लेकिन अपने पीछे विनाश का एक ऐसा समुंदर छोड़ गया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। केवल 1 साल से भी कम समय का, अप्रैल 1398 से मार्च 1399 तक का एक अकेला सैन्य अभियान मध्यकालीन इतिहास और एक जीती जागती राजधानी पर इतना गहरा और स्थायी घाव कैसे छोड़ सकता है? पूरी तरह से वीरान और तबाह हो चुकी दिल्ली हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे इतने कम समय के एक हिंसक दौर ने इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।